बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद के द्वारा 4 दशक में जो युद्ध चल रहा है सरकार और माओवादियों के बीच, इस दरमियान लगातार कई लोग मारे जा रहे हैं। अब तक असंख्य संख्या में ग्रामीण, सुरक्षा बल के जवान और माओवादी सभी मारे गए और लगता था कि ये युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन अब कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि लग रहा है क्या वाकई में अब सारे युद्ध जो है, अब ये जो मौत का जो खेल है दोनों तरफ से, ये अब समाप्त होने की दिशा में लगता है कि आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया कि अब माओवाद को पूरी तरह से 31 मार्च 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद से जो लगातार 24 में सफलता मिली और 25 में भी मिली, उसके बाद जो बीते दिनों माओवादियों का एक पत्र आया, लेकिन आज एक पत्र आया जिससे अब कहीं न कहीं मुझे भी इस बात का संदेह खत्म हो चुका है कि वो पत्र सही था या गलत। क्या कुछ पत्र आया है, पुराने पत्र में क्या लिखा था, सरकार की क्या राय है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। अगर आपको याद हो तो बीते दिनों एक माओवादियों का एक पत्र आया था तेलुगु में। ये जो पत्र आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पत्र पे लिखा हुआ था कि माओवादी सरकार से बातचीत के लिए, शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को अनुकूल वातावरण बनाना होगा। और जिस तरह से उन्होंने अपनी मांगे रखी थी कि सुरक्षा बल के कैंप में जवानों को रोक दिया जाए, कैंप आगे न चलाया जाए, युद्ध में युद्ध विराम लगाया जाए, ताकि आदिवासी जो मारे जा रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना विचार रखा था इस पत्र के माध्यम से। इस पत्र के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो तो शुरू से, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद से ही वो चाह रहे हैं कि माओवादी वार्ता के लिए तैयार हो जाए। सामने नहीं आ सकते तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर लें, लेकिन इस पर कोई समिति बनाने के लिए वो तैयारी नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि अब हम किसी तरह की कोई समिति नहीं बनाएंगे। माओवादियों को अगर कोई समिति बनानी है तो बेशक अपनी कोई समिति बनाकर सरकार के पास बातचीत के लिए भेज सकते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेगी, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार लेगी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी दल या समिति नहीं बनाई जाएगी जो कि शांति वार्ता के लिए स्पेशल गठित किया जाए। सरकार को जो काम करना है वो लगातार कर रही है। सरकार ने अपने जो समर्पण नीति है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया है। समर्पण नीति को लेकर मैं आपको एक अलग से जानकारी दे दूंगा कि किस तरह से समर्पण नीति पर क्या सुधार सरकार ने किया है, क्योंकि इसके पहले आप देखते होंगे कि छत्तीसगढ़ के जो माओवादी हैं या वो माओवादी जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जब उन्हें समर्पण करना होता है तो महाराष्ट्र चले जाएंगे या तेलंगाना चले जाएंगे। इससे समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति में कुछ कमी है, जिस वजह से यहाँ माओवादी समर्पण करने के लिए तैयार नहीं होते, बड़े स्तर के माओवादी। उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ की समर्पण नीति को और भी ज़्यादा लुभावना बनाने की कोशिश की है और साथ ही साथ ये भी कहा कि कोई समिति नहीं बनाई जाएगी। आपको बात करना है, आप बात कर सकते हैं आकर। जिस तरह से लगातार 2024 में 217 से अधिक माओवादी मारे गए, अभी 2025 खत्म भी नहीं हुआ है और अभी लगभग 136 माओवादी मारे जा चुके हैं। लगभग आसपास लगभग हजारों की संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया, गिरफ्तार हुए, बड़ी स्तर के माओवादियों ने भी समर्पण किया। तो लगता है कि निचला धड़ा टूटने लगा है। और उसके बाद अभय सेंट्रल कमेटी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने तेलुगु में एक पत्र जारी किया, जिसका एक हिंदी पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ। ये पत्र किसी माध्यम से प्राप्त हुआ, मेरे पास सीधे नहीं आया। अमूमन माओवादियों के पत्र मेरे पास सीधे आ जाते हैं तो मुझे उस पत्र पर संदेह नहीं होता, लेकिन ये पत्र चूंकि एक बड़े मुद्दे का पत्र है, तेलुगु में पत्र सबसे पहले आया, मुझे इस पत्र पर संदेह हुआ कि माओवादी क्या वाकई में बातचीत को तैयार है, या पिछली बार जब दामोदर के मारे जाने की एक घटना आई थी सामने, जो कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य हैं, बड़े माओवादी लीडर हैं, जब उनके मारे जाने का एक पत्र आया माओवादियों का, उसे लेकर भी मेरे मन में संदेह आया था। और ये संदेह स्पष्ट हो गया था कुछ दिन बाद जब माओवादियों ने एक पर्चा जारी करके बताया कि दामोदर जिंदा है। और ये पत्र गलत तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्लांट करके माओवादियों को कमजोर साबित करने की कोशिश की। कमोबेश वही उसी बात को विचार करते हुए इस वाले पत्र को देखते हुए, जो तेलुगु में आया सबसे पहले, क्योंकि हिंदी में आया नहीं, मेरे मन में भी विचार आया कि ऐसा तो नहीं कि माओवादी शांति वार्ता को लेकर कोई पत्र जारी ना किए हो और इसे भी किसी के द्वारा प्लांट किया गया हो। मैं इंतजार कर रहा था और आज इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है माओवाद को, और अगर इसके समापन का समय आता है तो ये बस्तर वासियों के लिए इससे ज़्यादा सुख का समय और क्या हो सकता है।
तो आज मेरे पास विकल्प का पर्चा है। विकल्प जो कि माओवादी संगठन के एक प्रवक्ता हैं, वो सीधे मेरे पास पर्चा भेजते हैं। तो पिछले बार उन्होंने, जब मेरे मन में संदेह इसलिए आया, आप देखिए कि जब वो 28 तारीख को के डेट पे ये तेलुगु का पर्चा आया अभय का, जो कि सेंट्रल कमेटी के स्पोक पर्सन है, और ठीक उसके 2 दिन बाद 1 तारीख को विकल्प का पर्चा आता है, जिसमें उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उनके जो 2 बड़े साथी हैं, सुधाकर और रेणुका, उन्हें पकड़कर उनकी हत्या की गई है। लेकिन उस पूरे पत्र में विकल्प ने कहीं पर भी शांति वार्ता का जिक्र नहीं किया, जो कि उसके 2 दिन पहले ही सेंट्रल कमेटी अभय के द्वारा जारी किया गया था। तब मेरे मन में उस पर्चे को लेकर संदेह जारी हुआ। लेकिन आज विकल्प ने एक पर्चा भेजा और इस पर्चे को जारी किया है उनके एक दूसरे लीडर के नाम से, लेकिन भेजा मेरे पास विकल्प नहीं। और उन्होंने बताया कि ये शांति वार्ता को लेकर अगर सरकार इस पर्चे को मानती है तो माओवादी शांति वार्ता को लेकर पहल करने को तैयार है। अभी शांति वार्ता में क्या लिखा है वो भी आप सुन लीजिए। शांति वार्ता में लिखा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के द्वारा इसे जारी किया गया है 8 अप्रैल को। हेडलाइन है, शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं। शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। साथ ही साथ माओवादियों ने लिखा है कि शांति वार्ता हमारे सेंट्रल कमेटी और एसजेडसी के दायरे का विषय है। इन कमेटियों को मीडिया में आने वाले समाचार को देखना और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने में कई तकनीकी अड़चने हैं। सुरक्षागत कारणों से हमारे मतलब माओवादियों को, मैं अगर हमारे बोल रहा हूं तो मेरा मत समझ लेना, माओवादियों की तरफ से बोल रहा हूं, हमारे उच्च कमेटी के तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाने की स्थिति स्पष्ट अभी स्थिति बनी हुई है। हमारे सीसी द्वारा वार्ता के लिए किए पेशकश के आगे बढ़ने का प्रयास के रूप में इस पत्र को देखना है। इस पत्र या वार्ता का पेशकश का मुख्य उद्देश्य बस्तर में हो रहे हत्याकांड को तुरंत रोकना चाहिए। हमारे केंद्रीय कमेटी की तरफ से हाल ही में शांति वार्ता को लेकर एक बयान जारी हुआ। उस बयान में यह भी अनुरोध किया गया कि वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। हमारी केंद्रीय कमेटी के अनुकूल माहौल बनाने की मांग को उन्होंने इनकार किया, लेकिन अनुकूल माहौल के बिना वार्ता संभव नहीं होगी, यह सभी जानते हैं। फिर इसका मतलब यह है कि सरकार ने अभी जो तरीका अपनाया है उसे ही जारी रखना चाहती है। इसका विरोध होना चाहिए। सरकार की आत्मसमर्पण नीति को समस्या का पूर्ण परिष्कार के रूप में बताने का भी विरोध होना चाहिए। शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधित निर्णय लेने के लिए हम कुछ नेतृत्वकारी साथियों से मिलना चाहते हैं। स्थानीय नेतृत्व का राय लेना भी जरूरी है। लगातार चल रहे अभियानों के बीच में यह सब नहीं हो पाएंगे। अनुकूल माहौल के लिए कगार अभियान को रोकना जरूरी है। वार्ता की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना भी जरूरी है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। बस्तर में हो रहे हत्याकांड तुरंत रुकने चाहिए। इसलिए हम सरकार से फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल निर्मित करे। सरकार की तरफ से इसका एक सकारात्मक संकेत मिलते ही हम इस पर काम शुरू कर देंगे। विजय शर्मा द्वारा उठाए गए बाकी विषयों को वार्ता के एजेंडा में तय किया जा सकता है। इस हत्याकांड से प्रभावित इलाकों के जनता दहशत के माहौल में जी रहे हैं। जनता के जीवन यापन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस माहौल से दूर रहने के लिए युवा पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यह सब ध्यान में रखते हुए सही परिष्कार के दिशा में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। देश के सभी जनवादी प्रेमियों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों, सामाजिक संगठन व कार्यकर्ताओं, जनपक्ष दर पत्रकारों से हम अपील कर रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल निर्मित करने के लिए हमारी मांग के समर्थन में आगे आए। सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे ले जाने की बात करें और इस पर पहल करें। बस्तर से नेतृत्व द्वारा दूसरा राज्यों में भाग जाने की बात सही नहीं है। मतलब जो कहा जा रहा है कि जो बाहर के माओवादी हैं अब वो बस्तर छोड़कर भाग गए, इस तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, ऐसा माओवादियों का आरोप है। उन्होंने कहा नेतृत्व अपने जिम्मेदारियों के तहत आना जाना और आंदोलन के जरूरत के मुताबिक तबादलाएं करते की प्रक्रिया करती है। जिम्मेदारियों को छोड़कर कोई नहीं भागा है। यह प्रचार मानसिक युद्ध का हिस्सा है। अगर ऐसा भागने का प्रचार सच है तो हमारे एडजेसी मेंबर कामरेड रेणुका उर्फ चैतो की मदद करने वाले सैकड़ों समर्थक रहने के बावजूद अस्वस्थता की स्थिति में भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ी, जनता के लिए अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने बीते दिनों जो अबुझमाड़ में जो रेणुका मारी गई उसको लेकर इस बात का जिक्र किया है। इस हत्याकांड को जायज ठहराने के लिए माओवादियों ने विकास विरोधी के रूप में साजिश के तहत पेश किया गया उन्हें,
हम स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, पेयजल, बिजली का विरोध नहीं करते, उन्हें सुचारू रूप से संचालन करने की मांग करते हैं। कर्मचारियों से बार बार अपील करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मिलकर बात किए, अभी भी कर रहे हैं। जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा, पेयजल सुविधाओं को पहुंचाने, कुपोषण समस्या का समाधान करने के लिए जहां तक संभव है जनता पर आधार होकर हमारी तरफ से भी कोशिश की जाती है। इसके बारे में क्षेत्र के जनता जानते हैं। इसका कई प्रतीक भी गांव में मिलेंगे। गलत आकलन व जल्दबाजी में हमारी तरफ से 1-2 विषयों पर चूक हुई थी, इसे लेकर हमने माफ़ी भी मांगी। मूलवासियों को अपने जल जंगल जमीन से बेदखल करने वाले, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले परियोजनाओं का ही हम विरोध करते हैं। अनुकूल माहौल के लिए पार्टी, पीएलजीए और कतारों से अपील। उत्तर पश्चिम सब जोनल के पार्टी कमेटी, कमांडो व कमांडरों से मेरा अनुरोध है कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने के दिशा में हमारे गतिविधियां रहनी चाहिए। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार अभी तक हमारी मांगों को नहीं माने, इसलिए सभी नियम और सावधानियों का सतर्कता के साथ पालन करें। हमलों का शिकार न बने। कगार मीडिया के उकसाने वाले प्रचार व पुलिस अधिकारियों के उकसाने वाले बयानों का प्रभाव में ना आए। सरकार के तरफ से सकारात्मक संकेत मिलते ही पूर्ण युद्ध विराम अमल पर लाएंगे। सरकार के रुख पर आधार होकर हम स्पष्टता के साथ निर्णय लेंगे, बयान जारी करेंगे। पुलिस के जवानों से हमारी अपील, मतलब कि माओवादियों की अपील है कि हमारे पार्टी में पुलिस जवानों को कभी दुश्मन के तौर पर नहीं देखते। इसे लेकर हम बार बार पर्चा पोस्टर के जरिए अपील जारी करते हैं। आपको समझना होगा कि आपस में लड़ने की स्थिति पैदा की जा रही है। शांति वार्ता का हमारे इस प्रयास का समर्थन करें। जनता और हमारे कैडर अपने ही लोग हैं, अपने लोगों पर गोली ना चलाएं। इस तरह का एक प्रेस नोट माओवादियों ने जारी किया है। इसे रुपेश, जो कि प्रभारी के तौर पर उनका सिग्नेचर है, उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के ये प्रभारी बताए जा रहे हैं, रुपेश। तो इस तरह से ये 1.5 पन्ने का एक प्रेस नोट माओवादियों ने जारी किया है उस शांति वार्ता को लेकर। पहले जो तेलुगु में शांति वार्ता जारी किया गया था अभय के द्वारा, मुझे उस पर्चे पर संदेह था, लेकिन संदेह इसलिए था कि वो पर्चा, जब आप माओवादियों के सारे पर्चे हमारे पास आते तो इतने महत्वपूर्ण विषय का पर्चा हमारे पास क्यों नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब अब रुपेश का जो पर्चा विकल्प के माध्यम से अगर हमारे पास आया है, तो मैं इस बात को लेकर, कम से कम इस बात को लेकर मैं संतुष्ट हूं कि माओवादियों के द्वारा ही असली पर्चा है जो उनके द्वारा भेजा गया है। और रही बात कि यह काफ़ी सुखद है कि माओवादियों का ये दूसरा पर्चा है शांति वार्ता को लेकर। और 4 दशक से बस्तर में हिंसा की लड़ाई चल रही है। 4 दशक से माओवादियों के द्वारा जल जंगल जमीन की लड़ाई चल रही है और सरकार के द्वारा माओवादियों को विकास का अवरोध बताया जा रहा है। इन सभी लड़ाई के बीच में आदिवासी ही मारे जा रहे हैं। वो आदिवासी जो किसी समय सरकार के द्वारा बस्तर को अनाथ छोड़ दिया गया था, तब माओवादियों ने इस बस्तर को अपने कब्जे में ले लिया और दोनों की लापरवाही और किसी की अपनी चाह के चलते या अपने लिए अनुकूल स्थान ढूंढने के चक्कर में इसमें पिसता गया आदिवासी। वो आदिवासी जो कभी अंधेरे में ही पैदा हुआ, माओवादियों को ही पहली बार उसने जनताना सरकार ही देखा और जनताना सरकार के साथ जुड़ गया और आगे चलकर वो लोकतांत्रिक सरकार से लड़ने लगा और बेमौत मारा गया, बिना समय आने से पहले ही मारा गया। तो अब अगर किसी भी माहौल से और किसी भी तरह से ये युद्ध अगर बंद होता है तो मुझे लगता है कि बस्तर के आदिवासियों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई खबर हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर सरकार का क्या अगला कदम होगा ये देखने योग्य होगा, क्योंकि माओवादियों ने एक बार फिर से, ये दूसरी बार जल्दी में उन्होंने अपना पर्चा जारी किया। अभी कुछ ही दिन पहले अभय का पर्चा और अब रुपेश का पर्चा तथ्यात्मक पर्चा है। सरकार ने हालांकि अपना बयान, अपना स्पष्ट रुख रख दिया है। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात आपने देखा होगा, बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद दंतेवाड़ा आए हुए थे जब उन्होंने बस्तर पंडूम का समापन किया था। और उस दौरान उन्होंने पहली बार मैंने इस बात को गौर किया कि माओवादियों को चेतावनी नहीं दी, माओवादियों से अपील की। उन्होंने कहा कि आप भी हमारे भाई हैं, लौट आइए। और इस शब्द को लेकर हालांकि विपक्ष ने ऐतराज जताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री ने माओवादियों को भाई बताया है और वो माओवादी जिन्होंने बस्तर का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। तो ये कैसी राजनीति है कि उन्होंने उन माओवादियों को जिन्हें खत्म कर दूंगा के दावे करते थे, दंतेवाड़ा आने के बाद उन्होंने कहा कि आप नक्सली भाई हैं और उनसे अपील की कि मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि आप लौट आइए, विनती की। तो विनती करना, अपील करना, अमित शाह जो कि देश में दूसरे नंबर के सबसे बड़े और मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं,
उनके आगे हर कोई टिक भी नहीं पाता। और वैसा नेता अगर माओवादियों से अपील कर रहा है तो ये भी विपक्ष को नागवार गुजर रहा था। नागवार गुजरने के पीछे राजनीति भी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर बड़े नेताओं के हर एक शब्द का अलग वैल्यू होता है तो ये बात भी हर किसी को अचंभित कर गई कि केंद्रीय गृह मंत्री कैसे अपील कर सकते हैं, निवेदन कैसे कर सकते हैं, जो सीधे दावा करते हैं लौट आओ वरना मारे जाओगे। और उसके ठीक बाद माओवादियों का ये फिर से एक पत्र कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, बस आप माहौल अनुकूल बनाइए। माओवादियों का पूरा पर्चा मुझे लगा बेहद जरूरी है। इस वक्त में सरकार की राय आनी भी बहुत जरूरी है। दूसरे पर्चे पर लगातार बातचीत होगी तभी बात बनेगी, अगर बातचीत नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। मैं बार बार कहता हूँ बंदूक से समाधान नहीं होगा, समाधान तो बातचीत से होगा। अब तक केवल सरकार बोलती थी कि बातचीत करने को तैयार हैं, अब माओवादी भी बोल रहे हैं बातचीत करने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सही समय है, हर किसी को सामने आना चाहिए। इस पर्चे के एक एक शब्द को मैंने इसलिए पढ़कर आपको सुनाया कि सरकार अपनी बात रखेगी, माओवादियों ने अपनी बात रखी। जो लोग मारे जा रहे हैं ना वो सरकार हैं ना वो लोग माओवादी हैं, बेवजह के जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए हर किसी को आवाज उठानी होगी। सरकार पर, माओवादियों पर हम सबको मिलकर दबाव बनाना होगा कि बैठकर बातचीत की जाए, इस समस्या का समाधान किया जाए, बस्तर को विकास के रास्ते पर ले जाया जाए, न कि विनाश के रास्ते पर ले जाया जाए। जैसे भी हो, अंत भला हो तो सब भला हो। जो लोग मारे जा चुके हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, जो लोग जिंदा हैं उन्हें जरूर बचाया जा सकता है। तो जो जिंदा लोग हैं उन्हें बचाने के लिए ये बातचीत अगर होनी जरूरी है तो इस वीडियो को आप बहुत जिम्मेदारी से शेयर कीजिएगा, हर किसी तक पहुंचाइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सरकार को क्या करना चाहिए अपना भी सुझाव दीजिएगा। हो सकता है सरकार पढ़े या आपकी कोई अच्छी प्रतिक्रिया होगी, सुझाव होंगे तो उसको हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। और लगे कि हम सही समय पे सही मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।